आज मोहित कुमार द्वारा एक हमारे आदेश गौतम को राज्य महिला उपाध्यक्ष तामसेन उत्तराखंड को मंच में आमंत्रित करती हूँ। वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अपने महापुरुषों को नमन करते हुए सबसे पहले राज्य कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की अध्यक्षता करने का जो अवसर है वो मुझे दिया। हमारे पूर्व के वक्तागण और मुख्य हमारे मार्गदर्शक माननीय दयाराम सर जी ने ऐतिहासिक परिपेक्ष में बहुत सारी बातें की हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात है तो एक चीज छूट गई है, उस चीज के बिना चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, इसलिए उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हुई, उसके बाद बुद्ध काल में बुद्ध एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संघ का निर्माण किया। बुद्ध एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संघ में महिलाओं की भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए भिक्षुणी संघ का निर्माण किया। और बुद्धा एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महिलाओं को अनुमति दी। उनकी जो मौसी थी जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने कौलिय और शाक्यगण के लगभग 500 महिलाओं के साथ मिलकर संघ में दीक्षा ली थी। और बुद्ध काल की ही बात है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब हम थेरी गाथा पढ़ते हैं तो निगार माता विशाखा का वर्णन भी करना जरूरी है, क्योंकि निगार माता विशाखा एक ऐसी उपासिका थी तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित थी। उनका नाम विशाखा था और जब उनकी शादी हुई, जिस परिवार में उनकी शादी हुई तो वो जैन धर्म से ज्यादा प्रभावित थे और उनके जो ससुर थे वो थे निगार। और जब उनमें वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, तो जो निगार हैं वो अपनी बहू विशाखा से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो बोलते हैं कि आज तुमने मुझे जो समझाया है, हम पे जो चर्चा की है, उससे आज मेरा नया जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम मेरी माता हो। और इस तरीके से विशाखा का नाम निगार माता विशाखा पड़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक भिक्षुणी है भद्दा कुंडलकेशा। ये जो भिक्षुणी थी ये अपने हाथ में एक डंडा रखती थी और ये गांव-गांव में धर्म का प्रचार प्रसार करती थी और जिसकी गांव में जाती थी वहां पे डंडे को गाड़ देती थी, यानी कि डंडा जिस गांव में गड़ा हुआ है इसका मतलब वहां पे भद्दा केशा कुंडलकेशा जो भिक्षुणी है वो वहां पर है और वो सबको कहती थी कि आइए मुझसे धर्म पर चर्चा कीजिए। और वहां पर धर्म की चर्चा करती थी और फिर वो आगे बढ़ जाती थी। उसके बाद सम्राट अशोक का कार्यकाल आता है और सम्राट अशोक की जो पुत्री है संघमित्रा, वो इतनी बड़ी मिशनरी थी कि उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो श्रीलंका गई है। तो ये जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि ये परंपरा है, जैसे पुरुषों की एक परंपरा रही है, महिलाओं की भी एक परंपरा है कि हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में धर्म क्या है? धर्म है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का पुनर्निर्माण करना। और जब आधुनिक काल में आते हैं, माता रमाबाई हैं या फिर माता सावित्रीबाई फुले हैं, फुले अम्बेडकर विचारधारा पे जो महिलाएं काम कर रही हैं, फुले अम्बेडकर विचारधारा पे तो धर्म से प्रभावित है ना, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना।
यानी कि इस देश को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में ले जाना। तो ये जो धर्म का प्रचार प्रसार है या फूले बेलगरी विचारधारा का जो प्रचार प्रसार है, ये कोई हमारे लिए नया नहीं है, ये सब हमारे खून में है। इस चीज को हमें समझना होगा, ये हमारे ब्लड में है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम सबको पता है, क्योंकि हम कैटेगाइज्ड हैं कि किस तरीके से आर्य लोग आए और उन्होंने इस देश में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को स्थापित किया। और इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से किस तरीके से एक महिला को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया है। लेकिन हमको इस बात को समझने की बहुत, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी बातें की है। मैं सोची थी मेरे पास कुछ बचा है कि नहीं बचा है, तो उसमें सबसे संक्षेप में आपके सामने कुछ अपनी बातें रखना चाहती हूँ कि आज जो स्थिति है सबके सामने है, और जो समाज है पितृवादी पितृसत्ता ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से ग्रसित है। और हम बार बार ये कहते हैं कि एक औरत ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से ग्रसित है, उसका प्रभाव है उसके ऊपर। लेकिन हम ये कहना भूल जाते हैं कि जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है वो पुरुषों के, महिलाओं के साथ साथ वो पुरुषों को भी कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है? एक बच्चे का जन्म होता है, सिमोन द बोअर एक बहुत बड़ी नारीवादी महिलाएं हुई हैं, वो कहती हैं कि जो लड़की है, लड़की पैदा नहीं होती है, उसको लड़की बनाया जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रूढ़िवादिता है, वो हमको इतना प्रभावित अपने अंदर तक हमारे अंदर बैठी है कि वो जो बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि वो जो उसका जो सेक्स है वो प्राकृतिक है, लेकिन हम उसको जेंडर बनाते हैं अपनी मान्यताओं के आधार पर। हम उससे व्यवहार करते हैं कि वो लड़का है तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, और लड़की है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। जैसे बचपन से लेकर बड़े होते तक हमारे मन में बहुत सारी पूर्व में मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। क्या? कि मर्द को दर्द नहीं होता है ना, या पुरुष रो नहीं सकता है। जब कोई लड़का रोता है, बच्चा रोता है, तो हम क्या बोलते हैं अपने घर में? बोलते हैं ना, अरे क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम उस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से ग्रसित हैं और हम व्यवहार करते हैं उन बच्चों के साथ ऐसा। लड़कों को कहा जाता है, मतलब हमारा एक माइंड पहले से सेट है कि उसकी लड़कियां है तो लड़की की पर्सनैलिटी बहुत ब्रॉड होनी चाहिए, वो बहुत संयमित होना चाहिए, वो अपनी भावनाओं को दिखाए ना, वो कभी रोए ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि घर में जो मुश्किल काम होते हैं और महिलाएं कहती हैं कि ये काम आप ही करोगे, कि पंखा साफ करना है या कुछ भारी सामान है वो खिसकाना है। तो हमारे मन में जो पहले से ही मान्यताएं हैं उसके आधार पे एक व्यवहार करते हैं। लड़कियां हैं, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनोगी या नहीं पहनोगी। लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की काम घर के काम में पूरी तरीके से प्रशिक्षित होनी चाहिए। जबकि खाना पकाना या साफ सफाई करना ये बेसिक स्किल्स हैं, ये हर एक व्यक्ति के बेसिक स्किल्स हैं, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमने डिफाइन कर रखा है कि लड़का ये काम नहीं करेगा, ये लड़कियों के काम है ना। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर महिलाएं ग्रसित हैं ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से, तो पुरुष भी उतने ही ग्रसित हैं। लेकिन पितृसत्ता है, महिलाओं पुरुषों की समस्याएं हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर एक बेटी है, बेटी को बाहर भेजा जाता है तो उसके साथ एक छोटा भाई भेजा जाता है कि अपनी बहन के साथ बाहर जाओ, जबकि वो उससे छोटा है, उम्र में उससे छोटा है, उससे कमजोर है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। लेकिन फिर भी एक भाई को भेजा जाता है कि तुम बाहर जाओ और ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तो इस तरीके के जो माइंड सेट है पुरुष के दबाव में है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से कि मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ ये सब ना हो जाए, वो भी इस सत्ता से ग्रसित है ना, ये भी उसकी मानसिकता बनी हुई है।
परिस्थितियों का आकलन करें, उनके व्यवहार को समझें और एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव रखें। यही लैंगिक संवेदीकरण है। क्योंकि महिलाओं की भूमिका है, उसके साथ दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, लैंगिक संवेदीकरण। तो ये जरूरी है कि हमेशा पुरुष ही ना समझे, महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो भी उनकी परिस्थितियों का, उनकी समस्याओं का, उनकी संवेदनाओं का आकलन करें और दोनों एक दूसरे के समझते हुए सहभागिता के तौर पे अपने पारिवारिक जीवन भी और अपने मिशन का काम भी करें। अब बारी आती है कि आपसे पहले तो ये लैंगिक संवेदीकरण या जेंडर सेंसिटाइजेशन को ऐसा शब्द कभी सुना ही नहीं है, ये बिल्कुल नया शब्द है और इसको इस विषय में लेने की क्या जरूरत है ना? इस चीज को भी समझना जरूरी है क्योंकि जो ब्राह्मणी सत्ता है वो ऊंच नीच का व्यवहार करती है, यानी कि पुरुष ऊंचा है और स्त्री क्या है, दोयम दर्जे की है। तो ये जो अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन को समझते हैं, लैंगिक संवेदीकरण को समझते हैं और उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो ये जो ब्राह्मणी सत्ता है उस पर ये सीधा वार करेगी। क्योंकि हम ब्राह्मणी व्यवस्था से लड़ रहे हैं ना, तो ये जो लैंगिक संवेदीकरण का जो मसला है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर है और अगर इसको व्यवहार में उतारते हैं तो ये ब्राह्मणी सत्ता पर सीधा वार करते हैं। ठीक है, और स्त्री पुरुष समानता की ओर बढ़ने वाला ये एक बहुत मजबूत एक कदम होगा हम लोगों के लिए। दूसरा है कि जो अपोजिट जेंडर है, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, इसमें हम आपस में बेटर अंडरस्टैंडिंग आपस में बनेगी। दूसरा है कि ब्रेक द साइलेंस, कि जो हम चुप्पी साध के रखते हैं एक दूसरे के अधिकारों के प्रति, है ना, तो वो जो चुप्पी है वो भी मिटेगी। अगर पुरुषों के साथ गलत है या हम इस टॉपिक को समझते हैं तो महिलाओं भी पुरुषों के अधिकार के लिए कहीं ना कहीं बात करेगी और अगर महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए तो होता ही रहता है। मैं महिला सशक्तिकरण के कैंप में जाती हूँ, रेलवे में होता है, मैं एक्चुअली रेलवे पर बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित एक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये जो तत्व है, लोकतांत्रिक तत्व, ये अपने व्यवहार में हमें लाना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा समाज अगर चाहते हैं तो ऐसा परिवार पहले बनाना पड़ेगा और परिवार आदमियों से, व्यक्तियों से बनता है। तो ऐसे जो तत्व हैं, जो ऐसा व्यवहार है